वीएसएस हिंदी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पाठ 9वीं कक्षा से माटी वाली, जो कृतिका से लिया गया है, कृतिका पुस्तक से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल उत्तराखंड की उर्वरर साहित्यिक भूमि से जन्मे हैं और ये एक बहुत ही अत्यंत संवेदनशील कथाकार हैं और साहित्य में विशेष रुचि रखते थे। लेखक ने माटी वाली कहानी के माध्यम से विस्थापन की समस्या को अत्यंत प्रभावी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मजदूर और गरीब वर्ग की समस्या और वे उस समस्या से कैसे जूझते हैं, इसको हमारे सामने लाकर बहुत ही अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील चित्रण प्रस्तुत किया है। इस पाठ के माध्यम से, माटी वाली पाठ के माध्यम से, माटी वाली शीर्षक के द्वारा लेखक विद्यासागर नौटियाल ने उत्तराखंड के टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए सैकड़ों गांवों के लोगों के दर्द को यहाँ पर दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। विस्थापन की वजह से किस प्रकार की समस्याओं का सामना आम आदमी को करना पड़ता है, आधुनिकता के नाम पर बड़े बड़े बांधों को बनाने की वजह से किस प्रकार से छोटे मजदूरों और गरीब लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है, इस बात को लेखक ने इस पाठ के अंतर्गत दर्शाया है। पाठ में एक छोटे कद की गरीब हरिजन बूढ़ी महिला है जो पूरे टिहरी शहर में घर घर जा कर के लाल माटी की आपूर्ति करती है, मतलब उनको लाल माटी उपलब्ध कराती है। वह रोज शहर से बाहर छोटे से गांव में दूर एक झोपड़ी में अपने पति के साथ रहती है। वहां से वह रोज सुबह निकल करके मिट्टी खोदने चली जाती है। वहां से मिट्टी ला करके वह टिहरी शहर के घर घर में बांटती है। टिहरी के लोगों का केवल वही यह एक महिला है जो मिट्टी पहुंचाती है टिहरी के लोगों को, और उसके बिना लोगों का काम ही नहीं चलता। भोजन पकाने के लिए, मतलब जब हम भोजन पकाते हैं तब चूल्हा जो होता है काला हो जाता है और उस चूल्हे की पुताई के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है, और चूल्हे की पुताई के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसलिए माटी वाली वो लाल मिट्टी उन लोगों को उपलब्ध करवाती है जिससे कि उनके चूल्हों की लीपा पुताई हो सके। या किसी त्योहार पे जब कहते हैं दिवाली आती है तो सब अपने घरों में आजकल तो सफ़ेदी लगाते हैं या वाइट वॉश करवाते हैं, मगर जिस समय की बात मैं कह रही हूँ उस समय जो टिहरी में गांव थे वहाँ पर जो लिपाई के लिए लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, और ये लाल मिट्टी दीवारों को लीपने पोतने के काम आती थी, जिससे घर बहुत ही सुंदर और स्वच्छ और साफ दिखता था। उस पूरे शहर में उस बुढ़िया का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब और कोई वो लाल मिट्टी उन लोगों को उपलब्ध नहीं करवाता था। सिर्फ वो बुढ़िया जो थी, वो बूढ़ी औरत, हरिजन औरत ही उन सभी घरों में लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती थी, और वही एकमात्र अकेली औरत थी जो माटी बेचती थी। और बहुत लेखक ने बताया है कि जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे, पर उनका क्या होगा जिनके पास कुछ भी नहीं है। टिहरी बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के साथ माटी वाली भी पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची, पर कागजातों के अभाव में उसे सरकारी सहायता नहीं मिली, क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं था। वे ठाकुर की झोपड़ी में रहती थी। और कुछ समय बाद टिहरी शहर में पानी भरने लगा और पूरे शहर में भगदड़ मच गई। निचली जमीन पर बने शमशान भी डूबने लगे। मानसिक रूप से विकसित माटी वाली आने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कहती थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए।
यहाँ पर ये जो पंक्ति है, ये जो कथन माटी वाली के माध्यम से कहे गए हैं, इसके माध्यम से लेखक ने गहरा व्यंग किया है। आम आदमी का, गरीब का जब घर उजड़ता है, जो आम आदमी है, गरीब है या विस्थापित है या विस्थापित हो जाता है, तो वह उसका दर्द बड़ी गहराई से महसूस करता है। यह पीड़ा शरीर से प्राण निकलने जैसी होती है। जब किसी का घर उजड़ता है, जब किसी का घर टूटता है, तो गरीब व्यक्ति के पास रहने का अन्य कोई साधन नहीं होता और ना ही वो उसको जुटा पाता है। और जब अन्य साधन नहीं होता या ना होने के कारण उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता। माटी वाली सोचती है कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन विकास करने का दावा करता है, पर गरीब का तो वह जो है वो सब कुछ उसका घर ही है और उसका सब कुछ छिनता जा रहा है इस विकास के कारण। उसको मरने के बाद भी कहीं जगह नहीं मिलती और कहीं जगह मिलना भी दूभर हो जाता है। अगर हम पाठ के अंदर देखें तो माटी वाली अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, क्योंकि उसकी दिनचर्या नियत थी, मतलब निश्चित थी। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घंटों रास्ता चलने के पश्चात माटा खाना पहुंचती और अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी ढोकर लाती थी और प्रत्येक घर में समय से मिट्टी की आपूर्ति करवाती थी। उसमें आलस्य, हीनता और कमजोरी का कोई भी भाव विद्यमान नहीं था। वह अपना कार्य करती और मजदूरी लेती थी तथा उससे अपने बूढ़े और अशक्त पति की निस्वार्थ सेवा करती थी। वह अपने पति की जीविका का एकमात्र साधन थी। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि टिहरी बांध की जो समस्या थी वो लोगों के लिए किस प्रकार से विपदा सरीखी थी, विपदा लेके आई थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपने विचार दें तो टिहरी बांध के कारण लोगों का घर, जमीन, रोजगार सब कुछ समाप्त हो गया था। क्षेत्र के लोग बेरोजगार थे, असहाय हो गए थे, वे दर दर ठोकरें खाने को बाध्य थे। सरकार द्वारा उनके पुनर्वास की व्यवस्था या अन्य कोई भी सहायता नहीं दी जा रही थी और कोई उनको ये सहायता पहुंचा भी नहीं रहा था। फलतः लोगों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न एक विकराल रूप लेकर खड़ा हुआ था। उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति आ गई थी। सरकारी मुआवजे और सहायता के लिए क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण आवश्यक था। उन्हें प्रमाण देना पड़ता था कि वो उस शहर के निवासी हैं। सरकारी मुआवजा अगर उन्हें चाहिए तो, जो अनेक स्थानीय मूल लोगों और गरीबों के पास नहीं था, क्योंकि वो किसी और के घर में रहते थे, है ना। तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और वहां के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए थे, जो एक बहुत बड़ी विपदा से कम नहीं था। प्रश्न ये उठता है कि अपनी पुरानी जगह को छोड़ने में बूढ़े व गरीब लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो बूढ़े हो जाते हैं, गरीब होते हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करता है। कहते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक प्राणी को अपनी चीजों से बहुत ही लगाव होता है, अत्यधिक लगाव होता है। उसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। बूढ़े और गरीब लोग विस्थान का दंश नहीं झेल पाते और उन्हें अपने पुराने स्थान को छोड़ने में बहुत ही पीड़ा होती है। उन्हें अपना बसा बसाया समाज छोड़कर किसी नए माहौल से संतुलन बिठाना भी बहुत कठिन हो जाता है। उन्हें बेरोजगार होने, है ना, बेरोजगार हो जाते हैं, संतुलन नहीं बैठा पाते तथा आवासहीन होने का डर भी सताता रहता है।
सरकारी अधिकारी उनके पुनर्वास के लिए उनसे उस क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण मांगते हैं, जो पुश्तैनी जमीन जायदाद होने के कारण बहुतों के पास नहीं मिलता। इसी कारण वे अपनी जो पुरानी जमीन होते हैं, जो उनकी पुरानी जमीनें हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहते और वहीं जो है वहीं रहना चाहते हैं, वहीं जमे रहना चाहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि विकास के नाम पर लोगों की जमीन छीन लेना कई समस्या को उत्पन्न करती हैं और बहुत नई नई समस्याओं को जन्म दे देती हैं। तो माटी वाली पाठ के आधार पर हम क्या समाधान बताएंगे कि इस विकास के नाम पर लोगों की जमीनें ना खत्म हो। तो कहते हैं कि विकास के नाम पर लोगों के जो जमीन जायदाद जो होती है उनको छीन कर उन्हें दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर कर देना, उनके भविष्य को अंधकार में डालना है, उनका भविष्य अंधकार में बनाना है। जमीन जायदाद घर बार छिन जाने पर क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैसे कैसे कष्ट भुगतने पड़ते हैं। ये जो उजड़े लोग होते हैं, उजाड़ने वाले क्या जाने उन उजड़े लोगों का दर्द। उनका काम तो विकास के नाम पर निवासियों से सब कुछ छीनकर अंधकार के कुएं में उन्हें धकेल देना है। और ऐसा करते समय आम आदमी की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। इन सभी चीज़ों को वह क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे जिएगा, कैसे अपना पेट भरेगा, इससे उनका कोई संबंध नहीं होता। और ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें वास्तविकता और व्यवहारिकता को समझना पड़ेगा। विस्थापितों को विस्थापित करने से पहले उनके पुनर्वास और उनकी मूलभूत समस्याओं को समझकर उन्हें मूलभूत सुविधाएं और रोजगार की व्यवस्था उन्हें देनी चाहिए जो उन लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। इससे देश तथा नागरिक दोनों का विकास सुनिश्चित होगा। अगर विस्थापन की समस्या पे काबू पाएं, अगर विकास के नाम पर हम इस तरह के कार्य ना करें कि विस्थापित जो लोग हैं उनको ना हम रोजगार दें, उनके खाने पीने की चिंता ना करें, या जिनकी ज़मीन जायदाद पुश्तैनी नहीं है वो किसी के और के घरों में रह रहे हैं, उनके लिए क्या समाधान है। तो ये सब चीज़ों को देख कर ही विकास के नाम पर उनसे ज़मीन छीननी चाहिए, जिससे कि ये नई समस्याएं जो जन्म लेती हैं वो उत्पन्न ना हो। माटी वाली पाठ जो है वो यहीं पर समाप्त होता है और अगली कक्षा में अगले नए किसी और पाठ के साथ मिलेंगे। नमस्कार।